बैंक के साथ आपका रिश्ता एक चोली दामन का रिश्ता होता है। किस तरीके का आपको बैंक सिलेक्ट करना है, किस तरीके का अकाउंट बनाना है, कौन सी बैंक किस तरीके की फैसिलिटीज दे रही हैं। यदि आपका बैंक आपको सपोर्ट करेगा तो काफी आपके पैसे बचते हैं। Hi friends, welcome to another class of practical MBA in entrepreneurship and my name is Vikram Limse। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, हाउ टू एस्टैब्लिश योर बैंकिंग रिलेशनशिप। एक बैंक के साथ आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, जो कि आपका एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में सबसे पहला स्टेप होगा। इट स्टार्ट्स एंड बिगिंस एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। Obviously, entrepreneurship is all about commerce, so you will require a banking partner. और जैसे ही आपका पंजीकरण हो जाता है एंड यू गेट योर रजिस्ट्रार ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यू हैव टू टेक दिस द नेक्स्ट स्टेप, इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप इनफैक्ट। ठीक है ना। और मज़े की बात यह है कि जैसे ही आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा, कई सारे फ़ोन कॉल्स आपको आने लगेंगे, इस बैंक का, उस बैंक का, सर हमारे साथ अकाउंट खोल लीजिए, हमारे साथ अकाउंट खोल लीजिए। तो आप एकदम अचंभे में पड़ जाएंगे। बट डोंट बी सरप्राइज्ड। थोड़ा आफ्टर registration your data becomes a little public and then banks and other people start accessing this data and then they approach you because it's the bank's job to get your account। वो उनका बिजनेस है, वो उनका धंधा है आपका अकाउंट लेना। ठीक है ना। तो इसीलिए आप एकदम से, आपको ईगो बूस्ट नहीं होना चाहिए। एक सामान्य कॉन्टैक्ट वो लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको भी जल्दी से कोई डिसीजन नहीं लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अर्ली डिसीजन लेना है, बट यू नीड टू रियली बी सर्कमस्पेक्ट अबाउट इट। बैंक के साथ आपका रिश्ता एक चोली दामन का रिश्ता होता है। भले ही आप रोज़ किसी से एज एन एंटरप्रेन्योर बात करें या ना करें, बैंक के साथ तो आप रोज़ बात करेंगे, मतलब कॉन्टैक्ट में रहेंगे। इसीलिए बन जाता है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। तो आपको ठोक बजा करके पहले ही समझ लेना है क्या क्या करना है। ठीक है ना। तो अब आते हैं किस तरीके का आपको बैंक सिलेक्ट करना है, किस तरीके का अकाउंट बनाना है। बट बिफोर वी गो टू व्हाट काइंड ऑफ बैंक एंड हाउ टू सिलेक्ट अ बैंक, पहले ये समझ लीजिए कौन सा अकाउंट आपको खोलना है। नॉर्मली, सामान्यतः हम लोग अपने खुद के खर्चे के लिए, अपने सेविंग्स के लिए एक सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलते हैं, बचत खाता। ठीक है। बचत खाता जो होता है वो पर्सनल नाम में होता है। उसमें आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन अपने कंपनी का, रजिस्टर्ड कंपनी का नहीं कर सकते हैं। समझे ना। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, यहाँ आपका सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे आपका पर्सनल सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है। यहाँ पे आपका कंपनी के लिए, कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए इस अकाउंट को नाम दिया जाता है करंट अकाउंट। और ये करंट अकाउंट इसको इसलिए भी कहते हैं कि जो भी आपकी करंट ट्रांजैक्शन नीड्स होती हैं वो इसमें से फुलफिल होती हैं। रोज़मर्रा की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, गिविंग, मेकिंग मनी, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, जो एवरीडे ट्रांजैक्शंस आर टेकन केयर ऑफ इन द करंट अकाउंट। सो द अकाउंट दैट यू नीड टू ओपन इज कॉल्ड अ करंट अकाउंट। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू व्हाट बैंक टू अप्रोच। नाउ मेनी बैंक्स आर अप्रोचिंग यू। Many people don't take this very seriously, but this is an initial step in all the busy things that you are doing. You must allocate some time to interact with the banks और पता करें कि कौन सी बैंक किस तरीके की फैसिलिटीज़ दे रही हैं जब आप उनके साथ अपना करंट अकाउंट खोलेंगे। कई तरीके की फैसिलिटीज़ होती हैं। अच्छा, उसके पहले आप ये समझ लें कि आप जोग्राफिकली देख लें कि थोड़ा जोग्राफिकली इट शुड बी कन्वीनियंट टू यू। इट शुड बी लोकेटेड नेक्स्ट टू योर ऑफिस और नेक्स्ट टू योर हाउस, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर अ न्यू एंटरप्रेन्योर और इवन लेटर ऑन यू नीड टू बी इंटरेक्टिंग विद देम रेगुलरली। सो जोग्राफिकल कन्वीनियंस तो होना चाहिए। दूसरा, यू शुड रियली इवैल्यूएट योर बिजनेस। व्हाट इज द स्कोप ऑफ योर बिजनेस? डू यू रिक्वायर अ ह्यूज, are you going to be operating in the entire country? Do you require a huge network? Then you need to understand the network of branches that bank has. ठीक है ना। या फिर यदि आपका बिजनेस इंटरनेशनल होने वाला है कल को, तो फ़ायदा होता है यदि जिस बैंक के साथ आप अकाउंट खोल रहे हैं उनकी थोड़ी इंटरनेशनल ब्रांचेस हों। या फिर आप यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आता है, फॉरेन एक्सचेंज देने पड़ते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बैंक की एक प्रॉपर फॉरेक्स डेस्क हो या फॉरेक्स ब्रांच हो।
क्योंकि काफ़ी सहूलियतें आपको लगेंगी इसकी। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में यदि आप डील करते हैं तो डेली फ्लक्चुएशंस होता है। यदि आपका बैंक आपको सपोर्ट करेगा तो काफ़ी आपके पैसे बचते हैं। हेजिंग होता है फ्लक्चुएशन से, ये सब टॉपिक्स हम बाद में लेंगे। या फिर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो ज़्यादा करके आपके ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होने वाले हैं, वो आजकल वैसे भी होता है, तो सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, NEFT, RTGS, IMPS, ये आप पता कर लें गूगल पे मार के, ये सब क्या होता है, ये सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं। आजकल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बैंक अकाउंट टू बी लिंक टू रेगुलर पे वॉलेट्स, गूगल पे हो गया, ये सब हो गया, वेदर दे आर easily linked to credit card payment gateways। ये सारी चीज़ें, यदि आपका इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है तो आपका शॉपिंग कार्ट से बराबर इंटीग्रेशन इस बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग का होता है या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आप पहले देख लें, पहले तो परख लें। दूसरा ये कि बैंक किस तरीके का आपको फैसिलिटी दे रही है, समथिंग कॉल्ड एज अ कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी होती है एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ये सुन लीजिए और समझ लीजिए ये क्या होता है। ये वैसा ही होता है, देखिए सामान्यतः आपके बैंक में यदि आपके पास बचत खाते में यदि 100 रुपये हैं और आपने 120 रुपये का चेक लिख दिया, तो वो 120 रुपये का चेक तो आपका बाउंस हो जाएगा, बैंक उसको ऑनर नहीं करेंगे। अच्छा, पर्सनल अकाउंट में ये सब तो ठीक है, परंतु बिजनेस में कभी ऊंच नीच होती है और बैंक ये चीज़ समझती है, तो वो क्या करेगी कि आपके खाते में केवल मान लीजिए 100 रुपया है और आपने 150 रुपये का चेक इशू कर दिया, तो वो बैंक ऑनर कर देगी और आपके अकाउंट में -50 लिख लेगी, जिससे कि आपने जिसको पेमेंट किया वो आपके बारे में कुछ खराब ना सोचे। ये एक फैसिलिटी होती है। बैंक जानती है कि एक एंटरप्रेन्योर को इस फैसिलिटी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बिजनेस में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं। तो कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट CCOD फैसिलिटी आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है। अच्छा, ये जो फैसिलिटी आपको बैंक जो दे रही है, ये कोई फ्री में नहीं दे रही है, ये भी आपको पता कर लेना चाहिए कि किस लिमिट तक आपको ये फैसिलिटी मिलती है। यदि ये आपको फैसिलिटी मिल भी रही है तो इंटरेस्ट बैंक कितना चार्ज कर रही है उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि फ्री में आपको 50 रुपये ऊपर से दे दिए, इसके पीछे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। क्या क्या उसके प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, ये सब आपको पता कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है। ठीक है ना। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 3-4 तरीके से दी जाती है। या तो फिर आपका वो लोग ट्रांजैक्शन देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कि भाई कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, उसके बेसिस पे कि भाई आपको लोग पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वो कैसे पता करेंगे? आपका GST सर्टिफिकेट मांग लेंगे, जिससे उनको ये पता चल जाएगा कि हे इनका धंधा हो रहा है, इस बेसिस पे मैं इनको एक थोड़ा सा लिमिट दे देता हूँ। या फिर आपका कुछ ट्रेडिंग का बिजनेस है तो आपका स्टॉक देख लेंगे और उस स्टॉक के अगेंस्ट में आपको थोड़ा पैसा दे देंगे कि भाई आपने यदि डुबा भी दिया तो उनके पास स्टॉक है सिक्योरिटी के लिए। या फिर कुछ आपका एसेट गिरवी रखवा लेंगे, समथिंग दे विल कीप एज एन एसेट that can be recovered from you. So based on this they will evaluate your CC and OD limit and give it to you. But it's very important for you to be absolutely clear what limit, what interest, what charges, everything, right? अच्छा, और भी देख लीजिए, बहुत सारे और भी चार्जेस होते हैं बैंक्स के। प्रोसेसिंग फ़ी होती है, हर ट्रांजैक्शन के पीछे कोई एक चार्ज लेते हैं। यदि इफ़ यू डिपॉजिट टू मच कैश एंड इफ़ यू विड्रॉ टू मच कैश, कैश ट्रांजैक्शन हैज़ some fees that they take. So बैंक भी एक कमर्शियल एंटिटी है, उन्हें भी पैसा बनाना पड़ता है। पर आप अपनी तरफ से ये समझ लें कि ये सारे चार्जेस क्या हैं, ठीक है ना। तो जब आपने ये सब डिसाइड कर लिया तब आप जा कर के बैंक के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें। बहुत लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं एंटरप्रेन्योर्स अपने इनिशियल जर्नी में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अच्छा, आजकल लोग ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत लोग तो ब्रांच में और बैंक में घुसते भी नहीं हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप। आप जाइए, बैंक में बैठिए, मैनेजर से मिलिए, हो सके तो डिविजनल ऑफिस, उसके सीनियर ऑफिस पे जाइए, हो सके तो रीजनल ऑफिस में भी चले जाइए,
टॉक टू पीपल, फाइंड आउट। कुछ काम ब्रांच लेवल पे हो जाता है, कुछ काम डिविजनल लेवल पे हो जाता है, कुछ काम रीजनल लेवल पे हो जाता है। ये सब रूल्स हैं। ऐसा नहीं कि आपके बैंक जाने से आपको कोई एडिशनल फैसिलिटी मिल जाएंगी, बट यही है कि थोड़ा रिलेशनशिप बन जाता है। मुझे याद है हम लोग तो पहले और उस वक्त खैर अलग कारण भी थे, इतना ऑनलाइन फैसिलिटीज़ वगैरह थी नहीं, परंतु हम लोग जा कर के बैंक में बैठ जाते थे हर हफ्ते 10 दिन में, और फिर ब्रांच मैनेजर से यूं ही गप्पे मार के बतिया लेते थे। एक रिलेशनशिप सा बन जाता था, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। Just a business and a face behind a business is extremely important when you set up your banking facility. थोड़ा अपने जूते घिसिए, पाँव घिसिए और जाइए वहाँ पे। सब कुछ डेस्क पे बैठ के ऑनलाइन उसके भरोसे ना रहिए, एटलीस्ट इनिशियल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अच्छा, और एक होता है आपकी बिजनेस की नीड्स। मान लीजिए अलग अलग बैंक्स होते हैं, मान लीजिए आपका एग्रीकल्चर से बिजनेस कनेक्टेड है, सो देयर इज़ अ बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल बैंक, देयर विल बी समथिंग लाइक ए इंडस्ट्रियल बैंक, देयर विल बी सम a bank to do only with export import bank. So a lot of banks and different banks which are specifically tailored for your specific business needs also exist. You must have a banking relationship with them also. And last but not the least, आप उनसे पूछिए कि कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशंस चाहिए, जिससे आपको, और हर बार पूछते रहे। जैसे आप नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो आप पूछते हैं ना कि भाई इस पर डिस्काउंट मिलेगा, ये थोड़ा सस्ता मिलेगा, कोई सेल चल रहा है, मैं ये कर दूँ तो ये मिलेगा, 1 for 1 फ्री मिलेगा। ये सब, दीज आर द काइंड ऑफ नॉर्मल थिंग्स। यू शुड डू द सेम थिंग इन अ बैंक। आई एम रजिस्टर्ड अंडर द MSME scheme, will I get some benefit? I am a startup in the technology domain, will I get some benefit? Yeah, or I am a part of the whatever, some government project, will I get some benefit? You must ask, because okay, if you don't know, you ask the bank what are the various facilities, so they may tell you. But if you don't meet them, if you don't talk to them, you will never get to understand what are the benefits that the bank provides. Then there are other things. If you want some additional loans, if you want some credit card facilities, if you want some personal banking facilities, all these kind of things you must ask. So one of the most important relationships at the beginning of your entrepreneurial journey is to set up a banking relationship. So set up a current account with a bank of your choice. कुछ भी हो सकता है। जैसे आप बहुत प्रोसेस ड्रिवन और थोड़ा शोशा प्रेफर करते हैं तो बड़ी सारी प्राइवेट बैंकें हैं। यदि आप, ठीक है, आप थोड़ा माइल्ड, आप इतना माइंड नहीं करते हैं कस्टमर सर्विस ये वो, लेकिन आप प्रोसेस में बिलीव करते हैं, थोड़े सस्ते रेट्स में बिलीव करते हैं, तो आप सरकारी बैंक से काम कर लीजिए। मुझे सरकारी बैंक बड़े कन्वीनियंट लगते हैं क्योंकि उनका नेटवर्क बड़ा होता है, लोगों को काफ़ी ज्ञान भी होता है और बड़ी सारी फैसिलिटीज़ थोड़ी सस्ते में मिल जाती हैं, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। खैर बहरहाल ये तो सब आपका पर्सनल चॉइस है। किसी किसी को थोड़ा स्टार बैंक के साथ डील करने की इच्छा होती है, ये सब आपका इमेजरी वाला काम होता है। बट जो भी हो, बैंकिंग रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इन द बिगिनिंग ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। इस पे थोड़ा ध्यान दें, सारी फैसिलिटीज़ और क्या क्या उसमें से मिल सकता है, सुविधाएं, उपलब्धियां, उसका संज्ञान लें और फिर एंटर इनटू अ ग्रेट बैंकिंग रिलेशनशिप। इट इज़ गोइंग टू लास्ट for a lifetime of your company as well as you, and it's going to be a very important step in your life and your business journey. Hope आज आपको ये क्लास पसंद आई। फिर मिलेंगे अगली क्लास में ऑफ प्रैक्टिकल MBA in entrepreneurship.